हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का टॉप 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसमें से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपकी जरूर आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, उससे कम नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देती आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक वो है समोच्च रेखा या कंटूर लाइन। इससे पहले मैंने आप लोगों को कंटूर फार्मिंग, कंटूर बंडिंग बता दिया है। तो मैं बताऊंगा समोच्च रेखा या कंटूर लाइन क्या होता है। तो समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। इसे समतल रेखा भी कहते हैं। कंटूर लाइन को क्या कहते हैं? समतल रेखा भी कहते हैं। तो समतल रेखा क्या हो गया कि समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही समोच्च रेखा कहते हैं। इसके पहले मैंने आप लोग कंटूर फार्मिंग बता दिया। तो कंटूर फार्मिंग क्या होता है? तो समोच्च खेती क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान और प्रभावशाली कम लागत वाली विधि है। इससे फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समोच्च पंक्ति के साथ करते हैं, तो उसी को कंटूर फार्मिंग कहते हैं। कंटूर बंडिंग बता दिया था कि कंटूर बंडिंग सीमांत ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक भूमि प्रबंधन अभ्यास है जहां मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम होती है। इसमें एक परिदृश्य के प्राकृतिक उदय के साथ पत्थरों की रेखाओं का स्थान शामिल होता है। यह तकनीक अफवाह से बचने के लिए वर्षा को पकड़ने में मदद करती है। यह मिट्टी को भारी और नम रखकर हवा के कटाव को क्या करती है? संरक्षित करती है या नमी को संरक्षित करती है। तो दोस्तों वह था कंटूर बंडिंग, कंटूर फार्मिंग। और कंटूर लाइन भी मैंने आप लोग बता दिया कि समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही समोच्च रेखा कहते हैं। आगे घासदार जलमार्ग। तो घासदार जलमार्ग क्या होता है? ग्रास वाटरवे। तो व्यापक उथले और आमतौर पर तस्तरी के आकार के चैनल होते हैं जिन्हें मिट्टी के कटाव के बिना सतह के पानी को पूरे खेत में स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जलमार्ग में वानस्पतिक आवरण जल प्रवाह को धीमा कर देता है और चैनल की सतह को अपवाहित करने के क्षरण की बलों से बचाता है। जैसे दोस्तों ना, एक इस प्रकार की नाली रहेगी, ये दोस्तों एक मार्ग रहेगा, इसमें क्या रहेंगे? इसमें थोड़ा थोड़ा घास उगे रहेंगे। इसमें घास उगे रहेंगे तो जो पानी इधर से आएगा तो क्या करेंगे? पानी की स्पीड को रोक देंगे, पानी की स्पीड को कम कर देंगे, जिससे क्या होगा? जिससे क्षरण नहीं होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा होता है ग्रास वाटर वे। तो देखिए यही ग्रास वाटर वे है। यहाँ पर देखिए एक वे बना है, एक रास्ता बना हुआ है जिसमें घास लगाई गई है। तो ये जो घास होती है, ये जो पानी होता है, पानी जब इधर से जाएगा तो इसकी जो स्पीड होती है उसको कम कर देगी। तो जिससे क्या होगा? जिससे क्षरण नहीं होगा। तो इसी को दोस्तों ग्रास वाटर वे कहते हैं। तो ग्रास वाटर वे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग ग्रास वाटर वे दिखा दिया, अब एक बार मैं बता भी देता हूँ ग्रास वाटर वे। तो व्यापक उथले और आमतौर पर तस्तरी के आकार के चैनल बने होते हैं जिन्हें मिट्टी के कटाव को पूरे खेत में स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जलमार्ग में वानस्पतिक आवरण, मतलब दोस्तों जो घास फूस है उसको बोला है वानस्पतिक आवरण, जल प्रवाह को धीमा कर देता है और चैनल की सतह को अपवाहित जल के क्षण के बलों से बचाता है। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है दोस्तों रील और गली के गठन को रोकने के लिए आउटलेट के रूप में। दोस्तों यदि इस प्रकार का वे रहेगा तो इसमें रील अपर्दन और जो गली अपर्दन होता है, रील अपर्दन में छोटी छोटी नालियां बन जाती है और गली अपर्दन में बड़े बड़े नाले बन जाते हैं। तो उन सभी को रोकने के लिए इसे आउटलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति आवरण पानी के प्रवाह को धीमा कर देता है जिससे चैनल की सतह के क्षरण को कमी होती है, क्षरण नहीं होता है, क्षरण कम होता है। तो यह था घासदार जलमार्ग और समोच्च रेखा। दो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। जल अपर्दन क्या होता है? दोस्तों जल अपर्दन पढ़े, चाहे हम वायु अपर्दन पढ़े, चाहे मृदा अपर्दन, सब में मृदा का ही ह्रास होगा। तो जल अपर्दन क्या होता है? जब जल के द्वारा मृदा का अपर्दन होगा तो दोस्तों इसी को जल अपर्दन कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जल के द्वारा मृदा का ह्रास जल अपर्दन कहलाता है। वर्षा जल अपर्दन, वर्षा जल की बूंद के सीधे सतह से टकराने के कारण मृदा कण को पृथक कर देता है या मृदा कण पृथक हो जाते हैं
जिससे क्या होता है वह एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होते हैं स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसी को जल अपर्दन कहते हैं। तो जल अपर्दन क्या होता है, जब जल के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है तो उसी को जल अपर्दन कहते हैं। सीधी बात समझ लीजिए। आगे चलते हैं, वायु अपर्दन क्या होता है। तो वायु अपर्दन में भी दोस्तों हवा के द्वारा जो मिट्टी का वह क्षरण होगा। तो इस प्रकार का अपर्दन वहां होता है जहां की भूमि मुख्यतः समतल, अनावृत, शुष्क एवं रेतीली तथा मृदा ढीली, शुष्क एवं बारीक दानेदार होती है। दोस्तों जहाँ पे मतलब नमी कम होता है, बालुई मिट्टी होती है या दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहां पर वायु क्षरण होता है। जब हवा मिट्टी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाती है तो इसी को वायु क्षरण कहते हैं। जब हवा मिट्टी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाती है तो इसी को पवन अपर्दन कहते हैं। तो समझ गए होंगे पवन अपर्दन क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यह फील्ड है, यहाँ की कुछ मिट्टी है, हवा बहुत तेजी से है इधर से और इसको उड़ाकर क्या करेगा, इसमें से कुछ मिट्टी को यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो दोस्तों यही जो मिट्टी यहाँ से यहाँ आ गई तो यही वायु क्षरण, यही वायु अपर्दन है। आगे चलते हैं, मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन क्या होता है। तो भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। दोस्तों भूमि का ऊपरी भाग 10 से 15 सेंटीमीटर जो होता है वह क्या होता है, पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। तो यह था दोस्तों मृदा अपरदन। आगे चलते हैं, छठवां क्वेश्चन है वर्षण के रूप। वर्षण के रूप में दोस्तों वर्षा किस किस रूप में होता है, तो पूछ देगा वर्षण के रूप लिखिए। तो वर्षण के रूप कौन कौन से हैं दोस्तों, इसके कई रूप होते हैं। जैसे वर्षा एक होता है, एक होता है फुहार, जैसे दोस्तों फुहार टाइप का बारिश होता है कभी कभी, कभी कभी हिम वर्षा, बर्फ का भी कभी कभी बर्फबारी हो जाता है, हिमपात, ओला वृष्टि, तो ओला भी कभी कभी पड़ने लगता है। तो दोस्तों वर्षा के कई रूप, जैसे वर्षा, फुहार, हिम वर्षा, हिमपात, ओला वृष्टि आदि दोस्तों इस प्रकार के वर्षा होते हैं। तो यदि पूछ दिया वर्षण के रूप तो आप लोग इसको लिख दिया कि वर्षा के कई रूप होते हैं, जैसे वर्षा, फुहार, हिम वर्षा, हिमपात, ओला वृष्टि, ओला इत्यादि। आगे चलते हैं, सीट इरोजन या परत क्षरण जिसे कहते हैं, सीट इरोजन या परत क्षरण। तो परत क्षरण क्या होता है, तो दोस्तों मैंने आप लोग को कल बताया था कि कैसे मान लीजिए यह सरफेस है, इसके ऊपर का जो मिट्टी है यह बह जाएगा, इसका दोस्तों पता नहीं चलता है, लेकिन इससे काफी नुकसान, इससे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह बह जाती है। दोस्तों उसी को कहते हैं परत क्षरण। तो चलिए देखते हैं परत क्षरण क्या होता है। तो वर्षा के कारण मिट्टी की सतह का पतली परतों में हटना ही परत अपरदन कहलाता है। वर्षा के कारण मिट्टी की सतह का पतली परतों में हटना ही क्या कहलाता है, परत अपरदन कहलाता है। ऐसा तब होता है जब बारिश का पानी उन मिट्टी के कणों को बहा ले जाता है जो जमीन पर नहीं रिसते। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब बारिश का पानी उन मिट्टी के कणों को बहा ले जाता है जो जमीन पर रिसते ही नहीं है। दोस्तों उसी को सीट इरोजन कहते हैं। सीट इरोजन क्या होता है आप लोग फिर समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए सरफेस है, ठीक है दोस्तों, इस पे जो ऊपर की 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी है, क्या होगा जब बारिश होगी तो यह क्या करेगा, बारिश से इसकी एकदम पतली सी परत बनेगी और इस ऊपर की जो 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी है उसमें से कुछ 2 सेंटीमीटर तक मिट्टी को बहाकर लेकर चली जाएगी। इसी को जब बहाकर लेकर चली जाएगी तो दोस्तों अगर यही बारिश ज्यादा टाइम तक हो जाएगा तो यही पर रील इरोजन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले तो थोड़ा सा बारिश होगा तो क्या होगा, सीट क्षरण होगा, यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी बह जाएगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक होगा तो क्या हो जाएगा, रील इरोजन हो जाएगा, नालियां बन जाएगी छोटी छोटी। और यदि और ज्यादा होगा और अधिक भीषण वर्षा होने लगी तो यही जो रील इरोजन बनेगा, यदि इसका उपाय नहीं किया गया तो यही किसका रूप ले लेता है, यही गली इरोजन का रूप ले लेता है। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। कौन कौन सा, सीट इरोजन क्या होता है, तो वर्षा के कारण मिट्टी की सतह का पतली परतों में हटना परत अपरदन कहलाता है या सीट इरोजन कहलाता है। ऐसा तब होता है जब बारिश का पानी उन मिट्टी के कणों को बहा ले जाता है जो जमीन पर रिसते नहीं है। तो मैंने बताया, मान लीजिए भूमि है, पानी यहाँ से बरस रहा है दोस्तों, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, उसके बाद क्या होगा, जब पृथ्वी पे गिरा तो यहाँ की जो मिट्टी है धीरे धीरे ऊपर से पतली 2 से 3 सेंटीमीटर जो मिट्टी है वो बहेगी, और यही जब बहेगी तो इसी को सीट इरोजन कहते हैं। लेकिन जब यही ज्यादा टाइम तक बहेगी, बारिश और ज्यादा टाइम तक होगा, तो ये दोस्तों छोटे छोटे नाले का रूप ले लेगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रील इरोजन। ठीक है दोस्तों, अब ये यदि यही रील इरोजन जो बना है इसको रोका नहीं गया, इसका उपचार नहीं किया गया,
तो यह किसका रूप ले लेता है, तो यह गली इरोजन का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, गली इरोजन के या खड्ड नलिका क्षरण का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के बटा के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के बटा के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात कोई संख्या p अपन q है, जहां p और q दोनों पूर्ण संख्या हैं, तो जहां q इज इक्वल टू नॉट जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या समझ गए होंगे, यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के बटा के रूप में लिखा जाता है तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रेत का टीला क्या होता है दोस्तों, एग्जाम पूछा जाता है, एक नंबर में जरूर पूछ देगा, हो सकता है आज के एग्जाम में। तो रेत का टीला क्या होता है, पवन द्वारा एकत्र की गई रेत की पहाड़ी या चोटी को ही रेत का टीला कहते हैं। दोस्तों जब हवा चलता है, जैसे मान लीजिए इधर मिट्टी है, इधर भी मिट्टी है, तो ऐसा दोस्तों रेगिस्तान में बहुत ज्यादा बनता है। तो जब हवा चलता है तो क्या होता है, यह मिट्टी होता है, यह बीच में आकर ये कई जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा टाइप का होता है, तो यहीं पे आकर क्या होगा, सब मिट्टी स्टोर होता है। जो रेत की मिट्टी होती है क्या होती है, यहीं पे आकर स्टोर होती है। इससे दोस्तों बहुत बड़ा एक टीला बन जाता है, बहुत ऊंची एक टीले बन जाती है दोस्तों, उसी को रेत का टीला कहते हैं। तो पवन द्वारा एकत्र की गई रेत की पहाड़ी या चोटी को रेत का टीला कहते हैं। इधर से पवन के साथ जो होगा क्या आएगा, मिट्टी आएगी, इधर से आएगी, दोनों एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक ऊंची सी ऊंचा आकार टाइप का एक टीला बनाएंगे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को रेत का टीला कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि पवन द्वारा एकत्र की गई रेत की पहाड़ी या चोटी को रेत का टीला कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जल चक्र क्या होता है, जल चक्र या वाटर साइकिल, तो पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाह को ही जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाह को ही जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण या यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन दोस्तों इसको WH विसरमियर और DD स्मिथ ने 1950 के दशक में विकसित किया था। तो चलिए देखते हैं सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण होता क्या है। तो यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों मृदा संरक्षणवादियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सार्वभौमिक मृदा संरक्षण क्या है दोस्तों, तो यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों मृदा संरक्षणवादियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। USLU को मतलब दोस्तों यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन को WH विसरमियर और DD स्मिथ ने 1950 के दशक के अंत में विकसित किया था। तो यदि पूछ दिया कि सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण क्या है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि यह कोई समीकरण है, समीकरण है एक, लेकिन इसको आप लोग एक शक्तिशाली उपकरण समझिएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों के मृदा संरक्षणवादी जो होते हैं, जो मृदा को संरक्षित करने वाले होते हैं, उनके द्वारा मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसको सबसे पहले दोस्तों WH विसरमियर और DD स्मिथ ने 1950 के दशक के अंत में विकसित किया था। आगे चलते देखेंगे रन ऑफ, अफवाह। कभी से आप लोग मैं बता रहा हूँ कल से, अफवाह अफवाह बार बार मेरे बोलने पे आ रहा है कि अफवाह क्या होता है, लेकिन चलिए आज देख लीजिए कि अफवाह होता क्या है। अफवाह को अंग्रेजी में कहते हैं रन ऑफ या रन ऑफ वाटर, इसे हम कह सकते हैं। तो वह जल जो भूजल में अवशोषित न होकर सतही जल के रूप में भूमि के ऊपर बहता है, उसी को क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं, रन ऑफ वाटर कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये भूमि है, बारिश हो रहा है, तो पानी जो आएगा वो भूमि के अंदर नहीं जाएगा, भूमि इसे सोखेगी नहीं, ये भूमि के ऊपर तैरेगा, भूमि के ऊपर तैरेगा। तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को रन ऑफ कहते हैं। वह जल जो भूमि में अवशोषित न होकर सतही जल के रूप में भूमि के ऊपर बहता है, उसी को अफवाह कहते हैं। आगे चलते हैं। वाटर शेड, वाटर शेड क्या होता है, इसे देख देगा कभी कभी दोस्तों जल विभाजन। तो अभी हम लोग वाटर शेड देख रहे हैं, जल विभाजन इसके नीचे है। तो वाटर शेड क्या होता है, भूमि का वह क्षेत्र
जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है उसे वाटरशेड कहते हैं। इसे आप लोग जल विभाजन भी कर सकते हैं, जल विभाजन के रूप में भी इसे जाना जाता है, इसे रिज लाइन के रूप में भी जाना जाता है। तो यदि रिज लाइन, वाटरशेड और जल विभाजन दे दिया तो आप तीनों में यही लिखेंगे कि भूमि का वह क्षेत्र जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है उसे वाटरशेड कहते हैं। यह सतही जल अफवाह के लिए स्वतंत्र जल निकासी का एक इकाई होता है। यह सतही जल अफवाह के लिए मतलब दोस्तों यह सरफेस रन ऑफ वाटर के लिए स्वतंत्र जल निकासी का एक यूनिट होता है। एक वाटर शेड दूसरे से एक प्राकृतिक सीमा के जरिए ही अलग हो सकता है, जिसे जल विभाजक या रिज लाइन के रूप में जाना जाता है। तो यह था वाटर शेड। सुन लीजिएगा फिर से, भूमि का वह क्षेत्र जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है उसे वाटर शेड कहते हैं। यह सतह जल अपवाह के लिए स्वतंत्र जल निकासी का एक इकाई होता है। एक वाटर शेड दूसरे से एक प्राकृतिक सीमा के जरिए ही अलग होता है, जिसे जल विभाजक या रिज लाइन के रूप में जाना जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग या पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती क्या होता है? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें एक खेत को लंबी सकरी पट्टियों में विभाजित किया जाता है, जो एक रोटेशनल प्रणाली का वैकल्पिक होता है। क्या होता है? रोटेशनल प्रणाली का वैकल्पिक होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ढलान बहुत अधिक खड़ी होती है या जब मिट्टी के कटाव रोकने का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं होता है। उस समय पे दोस्तों पट्टीदार खेती का प्रयोग किया जाता है। या कह सकते हैं कि जब भूमि की प्रभावित ढाल की तिरछी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम से पट्टियों में उगाते हैं, तो खेती की इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। जब भूमि की प्रभावित ढाल की तिरछी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम में पट्टियों में उगाते हैं, तो खेती की इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पट्टीदार खेती भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। रेन ड्रॉप इरोजन, इसे क्या कहते हैं? वर्षा बूंद क्षरण। तो जल के मृदा का क्षरण दो चरणों में पूरा होता है। मृदा क्षरण का पहला स्रोत होता है वर्षा की बूंद, जिसे हम विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण के फलस्वरूप जो कण छिटक जाते हैं वह बहते हुए पानी, जिसको हम अपधावन कहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, उसे हम वर्षा बूंद क्षरण कहते हैं। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए आपका क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। इस पे क्या होगा? ऊपर से पानी आएगा, बारिश होगा तो पानी आएगा। पानी आएगा तो यहाँ मान लीजिए बूंद के रूप में गिरा। बूंद के रूप में गिरेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह हो जाएगी, यहाँ की जो मिट्टी है इधर उधर छिटक जाएगी। दोस्तों ये जो मिट्टी इधर उधर छिटक जा रही है, इसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा और बारिश होगा तो मिट्टी बह के दूसरी जगह चली जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को रेन ड्रॉप इरोजन या वर्षा बूंद क्षरण कहते हैं। तो क्या इसमें बताया जा रहा है? आप लोग समझिएगा कि वर्षा जल के मृदा क्षरण को दो चरणों में पूरा किया जाता है। मृदा क्षरण का पहला चरण या पहला स्रोत वर्षा की बूंद होता है, जिसे हम विक्षेपण कहते हैं। मतलब दोस्तों ये वर्षा की जो बूंद है ये पहला चरण हो गया, ये आके इस पे गिर गया और इधर उधर छटक गया तो ये पहला चरण हो गया। ठीक, इसे विक्षेपण कहते हैं। वह बहते हुए पानी, जब दोस्तों यहाँ पर पानी बहेगा तो क्या होगा? ये जो बूंद इधर उधर छटका है, इसका मिट्टी का कण जो है उसको बहा ले जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को तो रेन ड्रॉप इरोजन कहते हैं। जल के मृदा का क्षरण दो चरणों में पूरा होता है। मृदा क्षरण का पहला स्रोत वर्षा की बूंद है, जिसे हम विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण के फलस्वरूप जो कण छिटक जाते हैं वह बहते हुए पानी, जिसको हम अपधावन कहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, उसे ही को हम वर्षा बूंद क्षरण कहते हैं। आगे चलते हैं। मल्च क्या होता है? पलवार। पलवार क्या होता है? तो मल्च प्लास्टिक की एक शीट होती है। मल्च क्या होती है? प्लास्टिक की एक शीट होती है। इसे बुआई से पहले खेत में ड्रिप सिंचाई के लिए बनाए गए मिट्टी के बंद या क्यारियों में बिछाया जाता है। इसे बुआई से पहले खेत में ड्रिप सिंचाई के लिए बनाए गए मिट्टी के बेड या क्यारियों में बिछाया जाता है, ताकि भूमि की नमी धूप में न सूखे और खरपतवार भी न हो। दोस्तों आप लोग देखेंगे हमारे घर पे भी इस टाइम किया गया है मल्च क्रॉपिंग। क्या होगा? इसमें हम लोगों ने करेला बोया है। तो कैसे बोया गया है? यह मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है। खेत में क्या करेंगे आप? एक मल्च पेपर आता है, मल्चिंग पेपर जिसे कहते हैं। तो उस पेपर को इस प्रकार से आप लोग फैला लेंगे। फैलाने के बाद मिट्टी से दबा देंगे।
मिट्टी से दबाने के बाद क्या होगा कि आप लोगों को अपने उचित दूरी पर, जितना दूरी पर आपको बीज बोना है वहां पर एक क्या करेंगे, होल करेंगे। होल करके उसी में बीज को डाल देंगे। उसी में बीज को डालेंगे तो दोस्तों कुछ दिन के बाद देखेंगे वहां से एक पौधा निकल आएगा। इससे दोस्तों होता क्या है, इस मल्च क्रॉपिंग से इससे फायदा यह होता है कि जो हमारा पानी होता है उसका बहुत कम, वह दोस्तों वाष्प बन के उड़ नहीं पाता है, जिससे क्या होता है पानी बहुत कम लगता है और बहुत बहुत कम पानी में हम लोग बहुत अच्छा फसल को उत्पादन भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो पौधा होता है उसके जो जड़ होते हैं उससे वह जो तो मल्च जो पेपर होता है उसके अंदर होता है, तो उसके जो रूट होते हैं वो बहुत तेजी से विकसित होते हैं। तो दोस्तों इससे घास नहीं होता है, ये सब इसका फायदा। तो मल्च क्रॉप दोस्तों इसी को कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मैंने आज जितना भी बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप लोग बता दूं, आप लोग सॉइल इरोजन और दोस्तों एक गली इरोजन, एक रील इरोजन, विंड इरोजन और वाटर इरोजन, इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। इतना में से लॉन्ग में तो एक या दो आ ही जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।